गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं दौलत सिंह गुसाई आज के अच्छे दिन की कामना के साथ डीजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, तनाव मुक्त होकर आप परीक्षा की तैयारी कर पा रहे होंगे। तो आज जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में बोर्ड एग्जाम 2022 फिजिक्स क्लास 12th के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हम सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए और कॉपी पेन निकाल के आप रेडी हो जाइए नोट करने के लिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। तो चलिए देखें आज का जो पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन को हम देख लें। तो क्वेश्चन सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आज का पहला क्वेश्चन, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम लिखिए। तो किरचॉफ ने जो जटिल परिपथ थे उसके संबंध में जो है दो नियम दिए थे, उन नियमों के बारे में हम जानेंगे। तो विद्युत परिपथ के लिए जो किरचॉफ ने जो दो नियम दिए हैं इनको आपने ध्यान रखना है कि दो नियम थे और ये जो है जटिल परिपथ के लिए थे, जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं जिनमें हमारे पास बहुत सारी तारें लगी हों और उनके लिए जो है किस तरीके से किरचॉफ ने जो है आसानी से जो है उनको गणितीय रूप दिया और तब आसानी से उनके जो है परिपथों को सरल रूप में परिभाषित किया। तो ये प्रथम नियम है जिसको हम संधि का नियम कह रहे हैं। इस नियम को हम जो है धारा नियम भी कहते हैं। तो धारा नियम अगर आपको पूछा जाए करंट लॉ क्या है, तो धारा नियम में आपने जो है संधि का प्रथम नियम ही बताना है। तो ये जो हमारे पास ये जो कहलाता है धारा नियम कहलाता है, पहला नियम ही हमारा जो है ये संधि का नियम ही जो है धारा नियम कहलाता है, जिसको हम करंट लॉ कहते हैं। तो ये हमारे पास किरचॉफ करंट लॉ आता है, तो ये जो है धारा नियम भी कहलाता है। तो इस नियम में है क्या, तो उसके बारे में हम जाने कि एक नियम क्या बताता है। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोई भी संधि है वहां पर हमारे पास इन संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात हम यहाँ पे हमारे पास जो दिया डेरिवेशन सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, ये जो है हमारे पास इस संधि का प्रथम नियम है जिसको हमने धारा नियम भी कहा। तो सिग्मा आई इक्वल टू 0 होता है। तो ये जो है आप समझें कि सिग्मा आई बराबर 0 किस तरीके से यहाँ पर होता है, ये क्या नियम है, इसके बारे में जाने। तो सबसे पहले हम संधि के बारे में जाने। संधि उसे कहते हैं जहां पर दो या दो से अधिक धाराएं जो है क्या हो रही है, किसी बिंदु पर मिल रही है। तो किसी परिपथ में अगर जहाँ पे तीन तारें आके मिल रही होंगी, तीन में जो है वहां पर हमारे पास धाराएं आ रही हैं या धाराएं वहां से जा रही हैं, तो वो बिंदु जहां पर वो मिल रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये जो है दिखा रखा है। तो यहाँ पर ये बीच में ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को कहते हैं संधि। और यहाँ पे जो करंट की जो डायरेक्शन है उसको हम देखें किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास दिखा रखी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो इस तरीके से जो है इसमें ये जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट हमारा संधि है। ये वाला पॉइंट हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास संधि कहलाती है, इसको हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया इस बिंदु को हम संधि कहते हैं, जंक्शन कहते हैं, जहां पर जो है बहुत सारी धाराएं आ रही हो या मिल रही हो। जिस प्रकार से हम रेलवे जंक्शन कहते हैं, तो जंक्शन वही होता है जहां पर बहुत सारी ट्रेनें आके मिलती है या यहाँ से डिपार्चर होती है, यानी अलग अलग दिशाओं के लिए जाती है, तो उसको हम जंक्शन कहते हैं। उसी प्रकार से ये संधि है, यहाँ पर एक जंक्शन है जहाँ पर बहुत सारी धाराएं आ रही है या मिल रही है। तो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर से तीन धाराएं, जैसे ये वाली धारा जो है संधि की ओर आ रही है, ये दो धाराएं जो है संधि से दूर जा रही है। तो इनको हम करंट को यहाँ पर अगर हम इस, तो यहाँ पर हम जो है इन करंट को जो है हम दिखा लें। तो जैसे ये वाली करंट हम इसको I1 ले लें, ये वाली करंट हमारे पास I2 करंट है, और ये वाली करंट हम इसको हम I3 से प्रदर्शित कर लें, और इस वाली करंट को हम I4 से, और इस वाली करंट को हम I5 से। तो ये जो हमारे पास संधि, यहाँ पर हम इस संधि को हम O से दिखा सकते हैं। तो संधि O है जहाँ पर ये समस्त धाराएं मिल रही हैं। तो वहां पर हम क्या कहेंगे, बीज गणितीय योग, इस संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग सिग्मा आई बराबर क्या होता है, शून्य होता है। इसका मान जो है शून्य होता है। तो यहाँ पर हमें जो है इस तरीके से भी ध्यान रखना है कि जैसे इस तरीके से अभी हमने जैसे बताया था कि ये जो है अगर इस तरीके से दो धाराएं अगर हम दिखाएं, तो यहाँ पर हमारे पास इनका योग जो है शून्य होता है। यानी यहाँ पर आप देखें, जैसे ये हमारे पास माना 3 एम्पियर की धारा है, यहाँ पर आपके पास 2 एम्पियर की धारा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो यहाँ पर ये संधि मिली है, तो यहाँ पर कितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी। तो यहाँ पर आप कहेंगे 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही होगी। तो ये स्वतः ये कि यहाँ पर से दो धाराएं आ रही है और यहाँ पर ये जो 5 एम्पियर की धारा दूर जा रही है, इनका बीज गणितीय योग शून्य होता है, सिग्मा आई बराबर शून्य होता है। तो यहाँ पर आपने इसको ध्यान रखना है कि हमारे पास सिग्मा आई बराबर शून्य होता है। लेकिन इसके लिए जो है, इसके लिए हमें चाहिए एक चिन्ह परिपाटी का ज्ञान होना जरूरी है। अगर हम किसी बिंदु पर जो है धारा को प्रदर्शित कर रहे हैं, किसी संधि पर हम धारा को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो है चिन्ह परिपाटी का ज्ञान होना चाहिए। तो चिन्ह परिपाटी क्या है, जो धाराएं संधि की ओर आ रही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि संधि की ओर
आने वाली धाराएं, जो संधि की ओर आ रही है धाराएं, उनको हमने लेना है धनात्मक। संधि की ओर आने वाली ये चिन्ह परिपाटी, इसको आपने ध्यान रखना है। संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक लेते हैं, पॉजिटिव लेंगे। और संधि से दूर जाने वाली, तो जो संधि से दूर जाने वाली या संधि से हमारे पास जो दूर जाने वाली धाराएं हैं, दूर जाने वाली धाराओं को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो संधि की ओर आ रही धारा, उनको हमने धनात्मक लेना है, और जो संधि से दूर जा रही होंगी उन्हें हमें ऋणात्मक लेना है। तो यहाँ पर हम जो है तब हम उनका बीजगणितीय योग करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है I1 करंट हमारे पास जो है संधि की ओर आ रही है, तो आपने इसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। उसके बाद देखें I2 भी हमारी संधि की ओर जा रही है, तो इसको भी हमने I2 लेना है। यहाँ पर हमारे पास संधि जो है, इसको आपने ध्यान रखना है कि ये जो संधि है, जंक्शन है, वो क्या है, संधि O है। ये हमारे पास संधि O है जहां पर हमने दिखा रखा है। तो I2 भी प्लस में आएगा, आप बताइए। और I3 किस में आएगा, I3 भी प्लस में आएगा, गुड, क्योंकि I3 संधि की ओर आ रही धारा है। I4 यहाँ पर हमारे पास बीजगणितीय योग है, लेकिन हमने प्लस तो करना ही है, लेकिन I4 को हमने किस में लेना है, माइनस में लेना है। और उसके बाद हमारे पास प्लस करना हमने I5 को, लेकिन I5 भी जो है संधि से दूर जा रही है, इसलिए हमने इसको भी लेना है ऋणात्मक। और इस सब का मान क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमारा ये पहला ही नियम ये बताता है कि संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5, क्योंकि संधि से दूर जा रही है धाराएं I4 और I5, जैसे आप देख रहे हैं चित्र में। तो यहाँ पर हमारे पास इनको हमने ऋणात्मक लेना है। तो आप देखें माइनस वालों को आप जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 को इधर ही रहने दीजिए। I4 और I4 जाएंगे हमारे पास दूसरी तरफ, तो ये माइनस वाले उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या आ रहा है, I4 प्लस I5। तो हम क्या कहेंगे, संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो यहाँ पर आप जो है संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग आप नोट भी करते रहेंगे साथ साथ में आपको, ताकि आपके नोट तैयार होते हैं। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर है, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो संधि से जो दूर जा रही है धाराओं का योग इनके बराबर होता है। तो ये जो हमने बताया प्रथम नियम जो है, ये हमारे पास धारा का नियम भी कहलाता है। तो ये प्रथम नियम जो है हमारे आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि धारा, जितनी धारा आ रही है उतनी धारा जा रही है, तो आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, आवेश संरक्षण नियम को प्रदर्शित करता है ये प्रथम नियम। ये जो हमारा प्रथम नियम है, किस नियम को प्रदर्शित करेगा अगर आपको पूछा जाए, तो आपने क्या कहना है, हमारा जो पहला नियम है ये जो है आवेश संरक्षण नियम को प्रदर्शित करता है। दूसरा नियम हम देख लें। दूसरा नियम हमारे पास आता है पास नियम, इसको हम पास नियम कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसको जो है लूप भी हम कहते हैं। ये पास का मतलब जो होता है यहाँ पर, ये हमारे पास ये जो है मैश, इसको हम मैश कहते हैं, या लूप, लूप भी हमारे पास होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इस नियम का जो दूसरा नाम है, अगर आपको परीक्षा में बोल्टता का नियम पूछने के लिए आएगा, तो बोल्टता नियम भी आपको ध्यान रखना कि ये जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम ही जो है बोल्टता का नियम है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इसको हम बोल्टता का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी हम समझेंगे अभी। यहाँ पर जो है वोल्टेज यहाँ पे स्थापित की जाएगी सेल के द्वारा। यहाँ पे हम कहेंगे किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो अब आपको जो इतना लग रहा हो किस प्रकार से इसको याद करना है, इतना लंबा जो है हम इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो अगर आपको जो है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप जो है इसके फार्मूले को याद रखते हैं, तो आपको जो है आसानी से जो है ये परिपथ आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। आपने यहाँ पे याद रखना है सिग्मा आई आर इज इक्वल टू होता है सिग्मा ई। यहाँ पर हमारे पास ई जो है ये ई जो है ईएमएफ है, यानी सेल का विद्युत वाहक बल है, जिसको आप वी वाह शॉर्ट में आप कहते हैं विद्युत वाहक बल। आपको ध्यान रखना है ये सेल का विद्युत वाहक बल है। और आई जो है उसमें जो है प्रवाहित धारा है जो उस परिपथ में होगी, और आर क्या है उसका प्रतिरोध है जो उस परिपथ में लगा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिग्मा आई आर बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ई हो जाएगा। तो इसका हम डायग्राम हमारे पास देख लें इस तरीके से। हमारे पास जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास हमने इस तरीके से भी दिखा रखा है। इसका जो आप पेपर में बनाएंगे तो आपने जो है इस तरीके से इसका डायग्राम बनाना है। यहाँ पर आप दिख रहे होंगे इस तरीके से हमने, जैसे अभी आप सर्किट देख रहे हैं ऊपर, तो इस सर्किट में आप देख रहे होंगे कि जो है जिस प्रकार से यहाँ पर जो ये सेल लगा हुआ है,
इस वाले सेल में आप देख रहे होंगे ये जो बड़ी प्लेट होती है पॉजिटिव की होती है, छोटी प्लेट हमारी नेगेटिव की होती है, सभी को पता है। ये बड़ी प्लेट हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, छोटी प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये लगे हुए हैं सेल। तो इस परिपथ में हम देखें कि ये जो है जटिल परिपथ हो गया, इस तरीके से जो है जाल इस तरीके से बना हुआ है, और इसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो लगे हुए हैं R1 R2 R3, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमने R1 R2 R3 जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, तो ये हमारे क्या है प्रतिरोध है, इनको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये हमें प्रतिरोध दिए हुए हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये जो है सेल से पहले सेल से E1 जो हमने दिखा रखा विद्युत वाहक बल, उस सेल से जो है जो करंट हमें मिल रही है वो I1 एम्पियर की करंट मिल रही है यहाँ से, और देख रहे आप सेल E2 से करंट आ रही है I2 एम्पियर की आ रही है। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पर एक जो संधि बन रही है A बन रही है, इस संधि A पर हमारे पास जो है हमने जो है संधि ए पर आप इसको जो है कहेंगे कि संधि ए पर जो धारा है, और ये दूसरी तरफ जो धारा जा रही है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने दिखा रहा है कि I1 प्लस I2। यहाँ पर इस धारा को आप I3 भी दिखा सकते थे। I3 अगर आप दिखाएंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि तो I3 इज इक्वल टू क्या होगा, I3 या I1 प्लस I2। आप देखेंगे संधि की और आप जो है किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे संधि ओ पर, संधि ए पर, सॉरी संधि ए पर अगर आप प्रथम नियम लगाएंगे तो संधि ए पर आप देखेंगे जो हमारे पास संधि धारा की ओर, जो संधि की ओर आ रही है धारा वो I1 है, और संधि की ओर धारा जो है I2 है, और ये जो संधि से दूर जाने वाली धारा क्या है I3 है। तो ये संधि I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, माइनस I3 होगा, और बराबर किसके हो जाएगा I3। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, हमने पहले ही बता दिया कि संधि पर हम किस तरीके से निकालेंगे। जो I1 करंट है संधि की ओर आ रही है, I2 करंट भी संधि की ओर आ रही है, इनको हमने लेना है पॉजिटिव, ये हम लेंगे पॉजिटिव I1 और पॉजिटिव I2, और I3 को लेना है माइनस में क्योंकि ये संधि से दूर जा रही है, और बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हमारा नियम था। तो I3 को उधर ले जाओगे तो क्या बचेगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I3। तो इस प्रकार से आप समझ पाएंगे कि हमने जो है किस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पर हमने जो है I3 की जगह जो है ये यहाँ पर हमने ये वाला मान दिखा रहा है I1 प्लस I2। तो ये हमने करंट संधि पे दिखा रखा है। तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो संधि का नियम है, इस डायग्राम को आपने इस तरीके से समझा। यहाँ पर सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपने जो है हमने जो है बंद पास, यहाँ पे हमारे पास जो ये है, ये हमारे जो सर्किट बन रहे हैं इसमें जो है ये मैश कहलाते हैं, इनको हम जो है पास कहते हैं, हिंदी में पास हम कह सकते हैं। तो ये हमारे लूप भी हम इसको कह सकते हैं, लूप हमारे पास होते हैं। तो ये दो लूप यहाँ पर आप देख रहे होंगे, पहले बन रहा है फर्स्ट लूप इस, और ये बन रहा है सेकंड लूप। लेकिन इस लूप में ये नियम तभी लगेगा जब हमारे बंद होने चाहिए परिपथ में। तो इसीलिए हमने यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे लिखा था बंद पास, तो मैश बंद होना चाहिए, पाथ कहीं पर से भी खुला नहीं होना चाहिए सर्किट, तभी जाके नियम लगे। तो यहाँ पे हमने ये जैसे दिखा रखा फर्स्ट और सेकंड, दो लूप हमने इसमें दिखा रखे फर्स्ट और सेकंड। तो ये हमारे पास दो जो पास हैं या लूप हमारे पास हैं, इस लूप में हमने क्या दिखाना है, ये हमारे पास जो सेल लगे हुए हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं सेल, यहाँ पर भी हो सकता था सेल, इनकी डायरेक्शन भी कैसी भी हो सकती है। तो आप किसी भी प्रकार के परिपथ को अगर आपको ये नियम याद है तो आप इसको हल भी कर सकते हैं, इस पे आंकिक प्रश्न भी आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से आपने सूत्र पे आना है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। तो यहाँ पर हमारे पास जो हम कहेंगे किसी परिपथ के, तो ये एक परिपथ हो गया, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, अब हमारे पास दो ही बंद पास दिखा रखे हमने, आप जो है तीन भी दिखा सकते थे, चार भी हो सकते थे आपके पास। तो आपने जो है प्रत्येक बंद पास में कहना है, तो प्रत्येक बंद पास में के अब जो विभिन्न खंड हो, अब इसमें हमारे पास जो विभिन्न खंड है, तो ये प्रत्येक बंद पास के जैसे खंड है, तो यहाँ पे आपने जो है बंद पास, पहले इसको आपने बंद पास बनाना है। तो आपने क्या करना है, इसको नाम दे देना है ई, इसको नाम सॉरी यहाँ पे हम जो है देख लें ए बी, इसको जो है आप नाम दे दीजिए सी डी, और इसको नाम दे दीजिए ई एफ। आपको अगर पेपर में न्यूमेरिकल में अगर नाम दिए हैं तो उनके आप नहीं तो नामकरण आप जरूर कर लें, उनके ABCD आप दे दें, तब आप उसको जो है एक क्लोज मैश बना सकते हैं, बंद पास बना सकते हैं। तो आपने जो है बंद पास बनाने के लिए आपने जो है जहां से आप इसको चलें, जैसे सी से चलना शुरू किया, तो आप इसको जो है इस बंद पास में आप जो है करंट को जिस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं ऐसा नहीं, आप किसी भी डायरेक्शन में आप जो है इसकी जो है दिशा का निर्धारण करेंगे। आप इसमें जो है आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि दोनों ही जो पास है हम उस पे किस तरीके से चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इसका जो पथ है वो एंटी क्लॉकवाइज है। इस तरीके से हम जो है वामावर्त दिशा में चल रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, तो जो मैंने बताया इस तरीके से भी अगर आप चलेंगे तो दक्षिणावर्त, कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं, नियम आपका जो है सही लगेगा। अगर आपने सही तरीके से याद किया तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। डायरेक्शन आप कोई भी दिखा सकते हैं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज दिखाइए चाहे क्लॉकवाइज दिखाइए, चाहे दोनों में एक जैसे दिखाइए, दोनों में अलग अलग दिखाइए, लेकिन आपको जो है डायरेक्शन का ध्यान रखना है। आपने जो है, क्योंकि अभी हम चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तब आप इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो सिग्मा आई आर, तो यहाँ पे जो है
प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में। अब विभिन्न खंड हमारे पास कौन कौन से होंगे, जैसे पहला जो यहाँ पे आप देखें सी ए एक खंड हो गया, ये सी ए एक खंड हो गया। दूसरा हमारे पास ए बी, ये दूसरा खंड हो जाएगा। डी बी डी तीसरा खंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी डी। तो इस प्रकार से एक बंद खंड हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर आप ए बी डी सी भी ऐसे दे सकते हैं, या सी डी बी ए भी दे सकते हैं इसको बंद पास को। यहाँ से आप अगर आप शुरू करेंगे तो यहाँ पे आपने जो है जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं उस बंद पास को उसी डायरेक्शन में दिखाएं। तो आप जो है जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे सी ए से चल रहे हैं आप, तो आप दिखाइए सी ए बी डी सी। तो यहाँ पर आपने जो है बंद पास लेना, तो यहाँ पे हमने दो आपको जो बंद पास दिखा रखे हैं, उन बंद पास को आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे पास जो क्लोज मैश बने हुए हैं, वो जो बंद पास बने हुए हैं, हमारे पास दो बंद पास बने। एक बंद पास बनाया हमने सी से, हम शुरू करेंगे तो सी ए बी डी सी, ये हमारे पास एक बंद पास ये बन रहा है, जिसको हमारे पास ये फर्स्ट वाला बना। दूसरा बंद पास हम देख लें। दूसरा बंद पास आप खुद ही बताएं कि जो है कहाँ से हम शुरू करेंगे। ए से शुरू कर रहे हैं, ए से चलना शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा दूसरा बंद पास ए ई एफ बी ए। ये हमारे पास बंद पास हो जाएगा, जिसको हम सेकंड दिखा सकते हैं। ये क्लोज लूप हमारे पास है सेकंड। तो दो लूप हमने दिखाए, तो दोनों लूप हमारे पास क्लोज होने चाहिए। तो ए से शुरू करा था तो ए पर ही खत्म होना चाहिए। तो ए ई एफ बी ए, ये हमने क्लोज मैच ले लिए। तो ये दो क्लोज मैच आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपने जो है इस क्लोज मैच में हमने क्या करना है कि प्रत्येक बंद पास में, तो हम परिभाषा जो हम बता रहे हैं प्रत्येक बंद पास में, तो प्रत्येक बंद पास कितने हमारे पास, दो बंद पास है, 1 और 2 के विभिन्न खंड। अब विभिन्न खंड जैसे मैंने बताया सी ए बी बी डी सी डी सी, इसी प्रकार से ए ई एफ एफ बी बी है, ये सब हमारे विभिन्न खंड में बहने वाली धारा। अब जैसे माना देखो, जैसे हम इसकी बात करें डी सी की, तो डी सी में जो धारा बह रही हो I1 करंट बह रही है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और उसके संगत प्रतिरोध। उस बंद पास के जो विभिन्न खंड होंगे, विभिन्न खंड में जो धारा के संगत जितने भी प्रतिरोध आते जाएंगे, तो वहां पर आप देखेंगे जैसे इस वाले में R1 आ रहा है, इस वाले में R1 प्रतिरोध आ रहा है, इसके संगत धारा के संगत, उनका गुणनफल करना हमने, सिग्मा आई आर जो आ रहा है धारा और प्रतिरोध का गुणनफल है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है आई और आर के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो वहां पे हम कहेंगे कि जो उस विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, सिग्मा को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा हो जाएगा हमारे पास बीजगणितीय योग। अब ये जो है सिग्मा आई आर यहाँ तक हमने बता दिया, और किसके बराबर है, सिग्मा ई। तो अब आप कहेंगे उस पास में लगे, अब उस पास में यानी फर्स्ट जो हमारे पास पास यानी लूप हो गया, तो फर्स्ट लूप हो गया और सेकंड लूप हो गया, तो उस लूप में जो भी सेल लगे हुए हैं उसके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है सिग्मा ई। ई मैंने बताया विद्युत वाहक बल होता है। तो यहाँ पे इस नियम को दर्शाने से पहले हमें जो है यहाँ पर इसकी जो है चिन्ह परिपाटी का ज्ञान होना फिर से आवश्यक है। वो चिन्ह परिपाटी जो मैं आप लोगों को बता रहा था, क्या इसकी है चिन्ह परिपाटी, आप जो है इसके जो साइन है उन साइनों को आपने ध्यान रखना है कि किस तरीके से। तो यहाँ पर आपने जो है पहला जो नियम आपने ध्यान रखना है कि जो है यहाँ पर हमारे पास धारा, सबसे पहले अगर हम धारा की डायरेक्शन की बात करें, धारा की जो दिशा है, धारा की दिशा के विपरीत चल रहे हैं, तो धारा की दिशा के विपरीत अगर होंगे तो हमने जो है धारा को किस में लेना है, नेगेटिव लेना है, ऋण चिन्ह में लेना है। ये आपको ध्यान रखना। अगर हमारे पास जैसे इस तरीके से समझे कि जो है यहाँ पर हमारे पास ये कोई तार है, इसमें करंट हमारे पास है, ये हाई करंट बह रही है, और हम जो है इस पास में चल रहे हैं इस तरीके से, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज जैसे चल रहे हैं। तो यहाँ पर करंट हमारी जो है इस डायरेक्शन में चल रही, तो तब हमने क्या लेना है, नेगेटिव चिन्ह साइन लेना है। आई को तब हम आई न लेके क्या लेंगे, माइनस आई लेंगे। ये पहला चिन्ह है, आपको ध्यान रखना है, ये पहले चिन्ह परिपाटी का नियम है। और धारा की दिशा में, अगर हम धारा की दिशा में चलें, धारा की दिशा के समान अगर हमारा जो पथ है, वो जो हम चलने का डायरेक्शन है, अगर हमारे पास जैसे ये हमने करंट आई दिखाई, अगर हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तब हमने क्या लेना है, उसको पॉजिटिव लेना है। ये हमारी चिन्ह परिपाटी, तो हम आई को जो है प्लस में लेंगे, ध्यान रखना है। तो ये इस पर निर्भर करेगा कि आपने जो है चिन्ह परिपाटी अगर आपको याद है तभी आप उन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप धारा की दिशा में चल रहे हैं तो आपने जो है उसको जो है पॉजिटिव लेना है, और अगर धारा के अपोजिट डायरेक्शन में आप जो है लूप को दिखा रहे हैं जिस डायरेक्शन में, तो वो तब आपने नेगेटिव लेना है। तो ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी चीज हमें जो है, दूसरा नियम हमारे पास ये है,
थर्ड देख लें, यहाँ पे हम चिन्ह परिपाटी का जो तीसरा नियम है उसमें हम देख लें कि अगर हम सेल के, यहाँ पर हमारे पास जैसे हमने सेल दिखा रखा है, ये वाला सेल है, यहाँ पर हम जो है सेल के यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है। तो लूप में जैसे अगर हम इस तरीके से चल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज जब हम चल लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो सेल विद्युत भाग वाला जैसे हमने E1 लिया है, तो अगर हम नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर चल रहे हैं तो तब हमने जो वोल्टेज है यानी जो विद्युत भाग बल है वो हमने जो है प्लस में लेना है। ये आपको ध्यान रखना है, जो इसका जो विद्युत भाग बल है उसको हमने पॉजिटिव लेना है अगर हम, और अगर आपने जो है यहाँ पर इस तरीके से सेल दिखा रखा है, ये हमारे पास ये जो हमारे पास है सेल का विद्युत भाग बल E2 है, और यहाँ पर हमारे पास जो बंद पास में जो चलने का है वो जो है हमारे पास इसका पथ उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप इस तरीके से समझे, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो है अगर हमने क्लॉकवाइज ले लिया, क्लॉकवाइज पथ है, यहाँ पर अगर हम प्लेट में हम सेल में प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो तब हमने जो है विद्युत भाग बल को नेगेटिव लेना है। ये आपको ध्यान रखना है, अगर हम प्लस से माइनस की ओर आ रहे हैं तब आपने इसको जो है क्या करना है, माइनस। तो आप जो है कहीं पर भी इस नियम को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो तब आप जो है बंद पास CABDC यानी फर्स्ट लूप में आप देख लीजिए, तो हम देखें सबसे पहले चलेंगे हम C से A की ओर। C से A पर हमारे पास कोई ना करंट है ना, यहाँ पे करंट तो है, I1 धारा बह रही है लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं है, तो इस वाले को आप छोड़ देंगे। उसके बाद AB वाले परिपथ में देखें, AB में हमारे पास करंट, कौन सी करंट है उसमें, I2 है। अब हमारे पास देखो हम जो है करंट I2, हमारी जो डायरेक्शन है I2 की वो B से A की ओर है, B से A की ओर है, और हमारा जो लूप का जाने की डायरेक्शन है वो A से B की ओर है। तो मैंने क्या बताया था, आपने इसको किस में लेना है, माइनस में। तो ये ले लिया आपने माइनस I2, और इंटू उसके संगत प्रतिरोध क्या है, R2, I2 इंटू R2, ये दोनों गुणा हो जाएंगे। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे R2 का गुणा हमने I से करना था, धारा का गुणा प्रतिरोध से करना है, लेकिन I2 की डायरेक्शन के अपोजिट हम चल रहे हैं, तो वो हमारे पास जो लूप है वो I2 के एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम A से B की ओर हमारा लूप है, जबकि हम B से A की ओर करंट फ्लो हो रही है, इसकी डायरेक्शन तो अपोजिट है, इसलिए I2 को हमने माइनस लिया। B से D में आप देख लें, B से D में ना कोई जो है प्रतिरोध नहीं है, तो I2 जो धारा है वो भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि R का मान 0 है। D से C वाले लूप में आप देख लें, हम D से C में, तो हमारी जो जो डायरेक्शन है लूप की वो किस डायरेक्शन में, D से C की ओर है, और करंट आप इसमें देख रहे होंगे ये I1 है, इस I1 की डायरेक्शन भी D से C की ओर है। तो यहाँ पर आप एक चीज क्लियर कर पा रहे होंगे, तो I1 को हमने क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है, और इंटू करना है किसके साथ, R1 के साथ। तो I1 इंटू R1 बराबर किसके हो जाएगा, I1 इंटू R1 बराबर, अब देखो क्या है, अब और कोई परिपथ में कोई न संगत धारा न प्रतिरोध है, अब यहाँ तक खत्म हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इस पास में लगे जितने भी सेल है उनके विद्युत भाग बल। अब विद्युत भाग बलों के लिए मैंने बताया, देखो लूप हम चल रहे हैं जो है C से A से B, A से B में आप देखो प्लस से माइनस, E2 वाले सेल में आप देख रहे होंगे जिसका विद्युत भाग बल E2 है, उसमें हम प्लस से माइनस की ओर चल रहे हैं। तो प्लस से माइनस की ओर चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हम ले लेंगे इसमें E2 माइनस में लेंगे, प्लस से माइनस में चलने पर, और D से C में आप देख लें, D से C में हम जो सेल E1 है जिसका विद्युत भाग बल, उसमें हम माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं, तो E1 को हमने क्या लेना है, प्लस में लेना है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे E1 को हमने प्लस क्यों लिया। ये सारे नियम लग रहे हैं यहाँ पर, जो चिन्ह परिपाटी हमने दिखाई थी, इस चिन्ह परिपाटी को आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन मिलेगी, तब आप जो है इनके कैलकुलेशन को कर लेंगे। बंद पास AEFBA का जो है दूसरा लूप आप देख लीजिए, AE में भी फिर वही देखें, कोई प्रतिरोध नहीं है, तो यहाँ पर I3 का कोई मान हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, I3 कर लो या I1 प्लस I2 कर लो, एक ही चीज है। तो यहाँ पे आप देखें EF में आप देख लें, EF में अगर हमने जो है I1, EF में हमारे पास जो डायरेक्शन है चलने की या हमारे लूप की डायरेक्शन वही है जो करंट की डायरेक्शन है। I3 आप इसको कर लेंगे, तो I3 इंटू R3 आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हमारी R3 की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, I3 आप देख रहे होंगे ऐसे चल रही है, तो उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में हमारे लूप की डायरेक्शन है। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो आपको माइनस, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज भाई, अगर आप इसको क्लॉकवाइज कर देंगे तो आपने इसको माइनस में लेना है। अब उसके बाद देखिए FB में कोई प्रतिरोध नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। BA में हमारा जो लूप की डायरेक्शन है वो I2 की डायरेक्शन में है, तो ये भी आएगा प्लस में, I2 इंटू R2,
अब देखो और कोई पास में कोई प्रतिरोध नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे छूट जाएगा और बराबर आ जाएगा। देखो अब इस पास में लगे सारे सेलों के विद्युत भाग बल, तो इस पास में जो नंबर 2 वाला मैश है उसमें आप देखोगे एक ही हमारे पास सेल लगा हुआ है और उसकी डायरेक्शन भी आप देखें लूप में जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं हमारे पास ये वाली डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं, माइनस से प्लस में, तो यानी E2 जो है हमारे पास प्लस में ही आएगा। तो प्लस हमें लिखने की जरूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन हम E2 कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा I3 की वैल्यू, यहाँ पे हम संधि के नियम से मैंने बताया था I1 प्लस I2 रख लेंगे। अब यहाँ पे जो है I1 प्लस I2 R3 प्लस I2 R2 बराबर E2। इस प्रकार से आपकी जो है इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। तो ये वाला जो नियम है हमारे पास, ये जो है वोल्टता का नियम हमने बताया, और ये जो है ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो ये जो है ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रदर्शित करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है नियम है। तो इस प्रकार से आपने जो है किरचॉफ के दोनों नियम समझे, आसानी से आप लोगों को समझ में आ पाया होगा। दूसरा नियम थोड़ा सा वोल्टता का नियम आपने समझना है किस तरीके से, और उस पर हमारे न्यूमेरिकल भी होंगे। अगर आपको लगता है उसके न्यूमेरिकल आपको बताया जाए तो आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम उनके कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को समझाएंगे किस प्रकार से आप उसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें, जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम देखें। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विभव मापी का सिद्धांत समझाइए, इसके द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आवश्यक परिपथ बनाते हुए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हमारा इसका डेरिवेशन है। विभव मापी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये जो है बोर्ड के जो एग्जाम में हमारे पास है उसके लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर सीखिए। विभव मापी, आपको सबसे पहले विभव मापी के बारे में जो इसकी परिभाषा है आपको पता होनी चाहिए। विभव मापी हम किसे कहते हैं? तो विभव मापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने का एक यथार्थ उपकरण है। तो यहाँ पर आप इसको समझेंगे, ये हमारे पास है जो हमने बताया कि जो ये दो बिंदुओं के बीच अगर हमारे पास कहीं पर भी हमारे पास दो टर्मिनल, हमारे पास दो पॉइंट हो और उनके हमारे पास ए और बी हमारे पास दो पॉइंट हो, तो उन दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर अगर हमें नापना हो तो यहाँ पर हम विभव मापी की सहायता से निकालते हैं। तो विभव मापी की सहायता से हम उसको, एक दूसरा उपकरण भी जो हमारे पास होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर भी जो है विभवांतर नापने के काम आता है दो बिंदुओं के बीच का। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हमने एक पॉइंट लिखा है यथार्थ उपकरण, ये एक्यूरेसी बिल्कुल जो है एक्यूरेट ये नापता है। और किस प्रकार से, ये क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि विभव मापी वोल्ट मीटर की तुलना में क्यों श्रेष्ठ है, क्यों विभव मापी को जो है श्रेष्ठ माना जाता है। हम जो है प्रयोगशालाओं में विभव मापी पोटेंशियोमीटर जिसको हम कहते हैं, तो पोटेंशियोमीटर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस विभव मापी का जो उपयोग है, ये तो हमने क्या निकालना है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, यानी उसका जो है ईएमएफ हम इससे ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इसको हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापने के काम आता है। तो इसका जो सिद्धांत, जैसे हमारे पास जैसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आपको जो है इसका सिद्धांत लिखना है। तो सिद्धांत में आप देखेंगे विभव मापी का जो सिद्धांत है उसमें आपने जो है सबसे पहले इसका डायग्राम आप देख लें। इस तरीके का एक डायग्राम है। अगर आपकी इसकी संरचना के बारे में आए तो इस संरचना को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने जो है एक हमारे पास ये विभव मापी की अगर संरचना तो आपको पूछनी गई है इसमें, लेकिन आपको जो है इस सिद्धांत को समझाने के लिए इसका डायग्राम आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ए और बी, एक जो है लंबा तार है, ये भी हमारे पास ये जो हमने बताया ये ए बी जो है एक तार है। तो ये ए भी एक तार है कांस्टेंटन का। तो कांस्टेंटन जो होता है, ये कांस्टेंटन एक मिश्रित धातु है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है एक मिश्रित धातु है। इस मिश्रित धातु में हमारे पास ये एक तो होता है कॉपर और एक होता है निकिल। इसका जो ये तार बनाया जाता है लगभग 55% कॉपर का होता है और इसमें 45% निकिल का होता है। तो इन दोनों से मिलाकर हम जो है कांस्टेंटन जो तार है उसको हम बनाते हैं। कांस्टेंटन का तार जो ए भी हमने लिया, ये एक समान व्यास का होता है। इसका जो व्यास है एक समान, हम जो है इसको प्रयोगशाला में हम इसको प्रयोग करते हैं। ए बी तार कांस्टेंटन का ही तार क्यों लिया गया, इसमें भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो जो है क्या होता है जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये गर्म नहीं होता है। गर्म होने से क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो अगर हम प्रतिरोध बढ़ जाएंगे तो हम अपने प्रयोगों को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, उसके एक्यूरेट मान हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए जो हमारे पास जो तार लिया जाता है इसका कांस्टेंटन का तार लिया जाता है, जिसको हमने मिश्रित धातु बताया। वो हमारे पास कौन सा तार है, ए बी। तो ये भी एक लंबा तार है। इस ए सिरे को हमने जोड़ देना है बैटरी, जो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे बैटरी B1 है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव टर्मिनल को हमने जोड़ देना है एक कुंजी से, और धारा नियंत्रक RH जो धारा को नियंत्रित करता है, और उसके जो है धारा नियंत्रक को जोड़ देना है किससे,
उसके जो तार है उसके बी सिरे पे। तो यहाँ पर आपने जो है ये तार है जो हमारे पास, इसको हम मान सकते हैं कि एल लंबाई का एक तार हमने ले लिया ए बी। अब ये तार जो है कुछ लंबाई का तार होता है, 1 मीटर से तो आता है, उसमें 1 मीटर लंबा तार लेते हैं, लेकिन इसमें लंबा तार लिया जाता है व्योममापी में, उसको भी हम समझेंगे क्यों लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने जैसे वोल्टेज लगाई, तो यानी माने यहाँ पे जैसे हमने बैटरी के द्वारा वी वोल्ट पे लगाया, तो ये वाला विभव यहाँ पर जो है, यहाँ पर विभव हमारे पास ऊंचा हो जाएगा, तो यहाँ पर विभव माना भी हो गया, और यहाँ पर जो है निम्न हो जाता है, यहाँ पर विभव 0 हो जाता है। तो यहाँ से भी, यहाँ पे आप देखेंगे पॉजिटिव वाला उच्च विभव होता है, ये हायर होता है, इधर वाला लोअर होता है। तो एक हाई वोल्टेज है, एक लो वोल्टेज इधर की तरफ हमारे पास जब हमने बैटरी से जोड़ा, तो ये जो ए सिरा है ये उच्च विभव होगा, और बी सिरा हमारा निम्न विभव होगा। तो विभवांतर हमें पता है कि विभव में अंतर होता है तभी जाके जो है धारा प्रवाहित होती है। तो विभव में अंतर होगा, तो यानी जो है करंट इसमें ए से बी की डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। तो ए से बी की डायरेक्शन में जब करंट प्रवाहित हो रही है, तो विभव क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। तो विभव में जो है लगातार विभव कम होता जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे उच्च विभव है, यहाँ पर निम्न विभव है, और जो आवेश प्रवाहित होते हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है उसकी जो डायरेक्शन है वो ए से बी की ओर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एल लंबाई का तार लिया, तो हमने जो है प्रत्येक बिंदु पर जो है क्या होता है, विभव में पतन होता है। तो लंबाई के साथ जो विभव में पतन होता है उसको हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता की परिभाषा आपको जब पूछी जाती है तो उसको भी आपने ध्यान रखना है। तार की लंबाई के सापेक्ष विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यही विभव मापी का सिद्धांत है, और इसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आप देख रहे होंगे, इसको जो विभव प्रवणता की परिभाषा हम बता रहे थे, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने बताया कि जैसे जैसे लंबाई के सापेक्ष, जैसे हमारे पास हमने बताया कि जो एल लंबाई में जो है, माना यहाँ से अगर हमने एल लंबाई लिया, तो यहाँ पे हमारे पास कहीं पर भी अगर हम एल लंबाई लेंगे तो वहां पर जो विभव में डिफरेंस आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी आ रहा है। तो यहाँ पे जो है विभव पतन वी है, तो 1 मीटर पे यानी एक लंबाई पे कितना हो जाएगा, एकांक लंबाई पे कितना हो जाएगा, वी अपॉन एल हो जाएगा। तो ये एल यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि एल लंबाई पर कहीं पर भी हो सकता है। यहाँ पे हम जैसे यहाँ पर एक पॉइंट दिखा लें, यहाँ पर मैं दिखाऊं, तो यहाँ से माना ये वाली लंबाई एल ले सकते हैं हम, ठीक है, हम कुछ भी मान सकते हैं इस पे। तो ये वाली लंबाई अगर हमने एल ले ली, तो यहाँ पर अगर हमें विभव में देखें, तो विभव में जो अंतर आ रहा है यानी कितना वी का अगर अंतर है, तो विभवांतर वी है, तो यहाँ पे एल जो विभव पतन हो रहा है लंबाई के सापेक्ष, उसी को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो ये वी अपॉन एल ही जो है हमारा क्या कहलाएगा, विभव प्रवणता कहलाएगा, जिसको हम के से प्रदर्शित करते हैं। तो के बराबर आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, वी अपॉन एल हो जाएगा। तो ये के बराबर वी अपॉन एल, इसी पे नहीं ये निर्भर करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विभव मापी का सिद्धांत कहते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। तो अगर हमारे पास हम x मीटर लंबाई पे यानी x दूरी पर बताएं, तो आपने क्या करना है, v अपॉन एल इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया। तो अब हम विभव मापी के उपयोग देख लेंगे, क्या इसके उपयोग हैं। तो सबसे पहला जो उपयोग इसका आएगा, जैसे हमने इसके परिभाषा में भी लिखा कि सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का एक उपकरण है। ये सेल का विद्युत वाहक बल, इससे हम क्या निकालेंगे, किसी भी सेल का ईएमएफ हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका जो पहला उपयोग है, और उसको हम समझेंगे किस प्रकार से हम इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। दूसरा हम देख लें सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में भी दिया था कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ये दो उपयोग हमारे पास हैं। तीसरा नियम भी हमारे पास, तीसरा अनुप्रयोग भी हम इसको कह सकते हैं। तो तीसरा है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। अगर हमारे पास दो सेल हैं, प्राथमिक सेल है, लेग्रांजी सेल होता है, जैसे डेनियल सेल होता है, तो वो उनके जो है दो सेल है, उनके विद्युत वाहक बल अगर अलग अलग है, एक का विद्युत वाहक बल E1 ले लेंगे, दूसरे का विद्युत वाहक बल E2 ले लेंगे, तो उनकी तुलना हमने किस प्रकार से करनी है वो भी हमारे पास है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, उसको हम कभी बाद में आपको जो है क्लियर करेंगे। लेकिन हम जो है दो चीजें यहाँ पे हम लेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना और दूसरा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो विभव मापी का सबसे पहला उपयोग हम देख लें, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। तो हमने जो है जो सेल का विद्युत वाहक बल, हमारा जो ये उपयोग भी है इसका, जो सेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से आप किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे अभी हमने बताया कि इसका संयोजन आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पर आप देखोगे बैटरी, जो हमारे पास एक संचायक बैटरी होती है, ये हमारे चार्जेबल बैटरी होती है, और यहाँ पर हमारे पास ये प्राथमिक सेल है ई, जिसका विद्युत वाहक बल ई है। ये इस सेल का हमें क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हमने जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, उसको आपने ध्यान रखना है, जो कॉन्सेंट्रेटर का तार लिया था हमने, उस कॉन्सेंट्रेटर तार के ए सिरे से हमने जो है क्या जोड़ना है, बैटरी के धन टर्मिनल को जोड़ना है, सेल के धन टर्मिनल, सेल बोलेंगे हम इसे। यहाँ तो बैटरी हमारे पास है B1 संचायक बैटरी है, लेकिन हमारा जो सेल है जिसका हमने विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, उसके पॉजिटिव को हमने जोड़ना है ए से, नेगेटिव को जोड़ना है यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर से, धारा मापी जो धारा का संसूचन करता है। यहाँ पर हमने, आपको सभी को पता है कि जो धारा मापी जो होता है, ये हमने इस
पढ़ा है चैप्टर में कि जो है धारा मापी जो है ये क्या करता है, धारा का संसूचन करने के काम आता है। धारा का संसूचन यानी डिटेक्शन करता है, उसका जो है बताता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो ये जो है धारा मापी हमने जोड़ा है। एक जॉकी होता है, जॉकी जो है हमारे पास इस तरीके से आपने जो है एक संरचना लैब में देखी होगी। तो ये जॉकी जो है इस तरीके से होता है एक पेचकस की तरह, और उसको हम क्या करते हैं, उस तार पर टच कर सकते हैं। कहीं पर भी हम इसको जो है टच करेंगे तो ये जो है तार पर टच हो जाएगा। तो ये जो जॉकी कहलाता है, इसको हमने जे से दिखा दिया, जैसे आप जॉकी ये भी कह सकते हैं। तो जॉकी को हमने इसलिए जे भी बता रखा है। तो ये धारा मापी है, इस तरीके से जोड़ते हैं। और यहाँ पे हमने ऊपर वाला परिपथ हमने बता ही दिया। तो इस तरीके से आप परीक्षा में जब आप बनाएंगे तो इस तरीके से आप बोलेंगे कि सेल का विद्युत भागबल ज्ञात करने के लिए ये वाला डायग्राम, इस पे सिद्धांत हमने बता दिया कि विभव प्रवणता पे आधारित है। विभव प्रवणता हमने बताया कि लंबाई के साथ साथ विभव में पतन होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देख लिया कि हमने क्या किया। सबसे पहले आपने जो है जॉकी को, यहाँ पे आप देख रहे तीन हमने दिखा रखे हैं। यहाँ पे हमने जॉकी को सबसे पहले J1 पर स्पर्श कराना है। तो आप मान लें कि जैसे ये L लंबाई का तार हमने जैसे बताया था कि ये जो है L लंबाई का तार है, ये भी हमारे पास जो लंबाई है वो तार की लंबाई कितनी है, L लंबाई है। अब जब हमने इसको J1 पर स्पर्श कराना है सबसे पहले जॉकी को एक बार में, और दूसरी स्थिति में हम इसको J2 पर स्पर्श कराएंगे, तब आप इसमें देखेंगे कि जो धारा मापी है उसमें संसूचन यानी विक्षेप किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले J1 पर जब स्पर्श कराएंगे तो यानी J1 पे हमने स्पर्श कराया तो ये वाली डिस्टेंस माना x है। तो यहाँ पर आपने जो है ये x दूरी पर हमने जो है इसको टच कराया। तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे J1 के बीच, मैंने बताया था यहाँ पे विभवांतर भी वोल्टेज भी होगा, यहाँ पे वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे J1 के बीच का जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत भाग बल से कम आता है। जैसे यहाँ पे हम दे रहे, जब हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट देखिए, जब जॉकी को तार ए बी के बिंदु J1 पर स्पर्श कराते हैं, तो सबसे पहले कंडीशन में हमने क्या करना है, जॉकी को हमने क्या किया, J1 पर स्पर्श कराया। तो J1 पर स्पर्श कराएंगे तो हम क्या कहेंगे, ए व J1 के बीच का जो विभवांतर है वो क्या है, सेल के विद्युत वाहक बल से कम है। यहाँ पे लेस देन का चिन्ह आप देख रहे होंगे। तो यानी जो ए व J1 के बीच का जो विभवांतर आपने बताया था, मैंने बताया था, क्या बोलेंगे उसको, VA, यहाँ पर J1, VA J1 यानी ए और J1 के बीच हमने इसको टच कराया था। तो VA J1 का मान जो होगा कम होगा सेल के विद्युत वाहक बल से। तो जब यहाँ पर हमारे पास सेल के विद्युत वाहक बल से कम होगा तो जो विभवांतर है उसमें जो है, जब सेल के विद्युत वाहक बल से कम हो जाएगा तो वहां पर हमारे पास जो इन प्लेटों के बीच का जो, सॉरी, इन तार के बीच का विभवांतर कम होगा। तो उस समय जो है दोनों सेल, यहाँ पर आप देखोगे धारा तो हमें किससे मिल रही है, बैटरी B1 से भी मिल रही है, और धारा किससे मिलेगी, सेल से भी मिलेगी। लेकिन आपने यहाँ पर कहना है कि दोनों धाराओं में से इस समय जो है सेल की धारा की प्रधानता होगी, सेल की धारा की प्रधानता होगी, यानी सेल की जो धारा है उस समय जो है सेल की धारा की प्रधानता होगी, सेल से जो है धारा पास हो रही होगी। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना, सेल से धारा आ रही होगी, तो यानी सेल से धारा होगी तो पॉजिटिव से करंट फ्लो हो रही होगी। तब इसका जो मार्ग होगा आपने बताना है, इसका जो धारा का मार्ग हो जाएगा, ये जो धारा का मार्ग होगा A J1E होगा। इस मार्ग में जो है धारा प्रवाहित होगी, ये जो है धारा का मार्ग होगा, ये धारा का मार्ग है, आपने ध्यान रखना है। ये जो धारा बह रही होगी A J1E मार्ग में, यानी क्लॉकवाइज, आप समझे, इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, जैसे हमने डायरेक्शन यहाँ पे दिखा भी रखी है। तो इस समय सुई जो है इस तरीके से, इसका जो डिफ्लेक्शन होता है करंट की दिशा में, इस तरीके से बाएं तरफ मुड़ जाता है। तो अब दूसरा पॉइंट अगर हम देख ले, दूसरी तरफ हमने किस पे स्पर्श कराना है उसको, जॉकी को यहाँ पर हमने J2 पे स्पर्श कराना है। जब हमने जॉकी को तार AB के बिंदु J2 पर स्पर्श कराते तो अब आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास J2 के बीच का जो विभवांतर होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होगा। यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, जैसे मैंने तार बताया, यहाँ पर हमारे पास ये हमें बता रहे थे, यहाँ पे वोल्टेज V होगा, यहाँ पे वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे माना मैंने यहाँ पे टच कराया तो यहाँ पर माना ये जो, अगर आप इसको मान के चलो कि 15 वोल्ट है, ये वाला मान के चलो 15 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब आप इसका विभव में अंतर करेंगे तो 15 में से 10 गया तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 15 में से 10 गया तो 5 वोल्ट अंतर आ रहा है विभवांतर। लेकिन जब आप यहाँ से और 5 वोल्ट पे यहाँ पे टच कराएंगे तो तब विभवांतर जो है कितना हो रहा है, 15 में से 5 गया 10 वोल्ट।
तो आप देख रहे होंगे विभवांतर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम तार की तरफ जा रहे हैं बी सिरे की और, तो विभवांतर बढ़ रहा है, क्योंकि 15 में से 5 वोल्ट को माइनस करेंगे और जब आप 0 पे चले जाएंगे तो वहां पे विभवांतर ज्यादा हो जाएगा, 15 वोल्ट ही हो जाएगा, तो विभव में अंतर ज्यादा हो जाएगा, तो इसी वजह से धारा ज्यादा तेजी से प्रवाहित होगी। लेकिन जब हम जॉकी को स्पर्श J1 पे स्पर्श करा रहे हैं तब विभवांतर कम आ रहा है, लेकिन जब हमने J2 पे स्पर्श कराया तब विभवांतर क्या आएगा, अधिक आएगा, जैसे आप देख रहे होंगे, और सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होगा। तो इसको हमने जो है VA यहाँ पर आप जो है इसको J2 कर लेंगे, सॉरी J2 के बीच का जो विभवांतर है, तो इसको हम कहेंगे VA इज ग्रेटर देन सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होगा। अब जो है यहाँ पर जब ये विभवांतर अधिक हो जाएगा तो उस समय सेल की धारा की प्रधानता नहीं होगी, उस समय जो बैटरी हमने लगाई है B1 उसकी धारा की प्रधानता होगी। ये आपने ध्यान रखना है कि वो जो है उस समय जो है सेल से धारा नहीं आ रही होगी, तो उस समय जो है विभवांतर अधिक है, तो यहाँ पे बैटरी की धारा की प्रधानता होगी। तो अब इसका जो मार्ग होगा, अब आप समझ लीजिए कि जो सेल है, ये हमारे पास जो सेल लगा हुआ था इस तरीके से जो सेल है, अब की बार इस सेल से करंट नहीं आ रही होगी, तो यहाँ पर ये करंट नहीं आ रही होगी, तो यानी इसमें करंट इस डायरेक्शन में होगी, इस समय जो है ये आवेशित हो रहा होगा। यहाँ पर आपने ध्यान रखना, तो ये जो इसका जो मार्ग होगा, धारा का मार्ग, अब की बार जो धारा का मार्ग होगा ये हो जाएगा AEJ2A, AEJ2 AE, यहाँ पे आप देख लें AE, ये वाला मार्ग हो रहा है J2, यहाँ पर आप देखें J2 और A, इस तरीके से AEJ2A मार्ग होगा, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो ये जो है इस समय इसका जो मार्ग होगा ये जो है धारा की दिशा इस तरीके से होगी, और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है धारा की विपरीत दिशा में होगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो उस समय जो है धारामापी में जो विक्षेप होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो एक बार देख लूंगे बाएं तरफ, एक बार देख लूंगे दाएं तरफ। तो यहाँ पे आपने बताना है कि एक स्थिति ऐसी होगी इन दोनों के बीच में जहां पर हम जॉकी को स्पर्श कराएंगे तो उस समय कोई भी धारामापी में संसूचन नहीं होगा, ना सुई बाएं तरफ जाएगी ना दाएं तरफ जाएगी। उसको हम पोजिशन को बोलते हैं नल पॉइंट, यानी वो जो हमारी स्थिति कहलाती है उसको हम कहते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति। ये आपको ध्यान रखना, उसको हम नाम देते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति। शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होता है, न धारा मापी जो है क्या होती है, सुई ना दाएं तरफ जाएगी ना बाएं तरफ। वहां पर हमारे पास, हम जो तीसरे पॉइंट को देख लें, जब जॉकी को तार ए बी को बिंदु जे पर स्पर्श कराते हैं तो उस समय जो हमारे पास होता है, उस समय जो है क्या होता है, ए और जे के बीच कर लेंगे इसको, सॉरी हमारे पास कुछ इसमें जो है मिस्टेक हो रखी है लिखने में, तो टाइपिंग में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम जो है ए जे कर लेंगे। ए जे के बीच, ए व जे के बीच का जो विभवांतर है, ए जे के बीच का विभवांतर किसके बराबर हो जाएगा, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर। तो एक चीज ध्यान रखना आपने, वहां पर जो पहले कंडीशन में आ रहे थे ए जे वन के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम आ रहा था, और जब हमने J2 पे स्पर्श कराया तब हमारे पास ए व J2 के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक आ रहा था, और जब हम J पर स्पर्श कराएंगे तो उस समय सेल का विद्युत वाहक बल जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा, यानी VAJ बराबर किसके हो जाएगा, सेल के विद्युत वाहक बल के। और हमने बताया था जो AJ होगा, अगर हमने x दूरी, इस पॉइंट को अगर हमने यहाँ से x मान लिया, यहाँ तक x मान लिया पूरा का पूरा, इस वाले पॉइंट को अगर हमने ये वाली डिस्टेंस x मान ली, तो हमने बताया था जो VAG हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा V/L इंटू एक्स, और ये V/L इंटू एक्स क्या होता है, KX। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, V बराबर E बराबर किसके हो जाएगा, KX के हो जाएगा। तो ये जो है सेल का विद्युत वाहक बल, इससे हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है इस समय, और उस समय जो है क्या होता है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती सेल में, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। आप देखेंगे एक बार तो जो है माइनस से प्लस में धारा जा रही थी सेल में, और एक में प्लस से माइनस में जा रही है, दूसरी बार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं खुला परिपथ। ये हमारा जो परिपथ कहलाएगा इसको हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। तो खुला परिपथ है, तो यहाँ पे हमारे पास, अगर हमारे पास खुला परिपथ है तो यानी जो ये सेल है, इस सेल से कोई धारा आ रही है ना जा रही है, तो यानी यहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये जो ए जे के बीच हमें पता है कि टच कर रहा है हमने एक्स दूरी पर, तो हमें के का मान हमें पता रहता है विभव प्रवणता, तो हम क्या निकाल लेते हैं, उस सेल का विद्युत वाहक बल ई हम ज्ञात कर लेते हैं इस सूत्र से। ई बराबर क्या आता है, के एक्स। तो आप समझ पा रहे होंगे इस सेल से हम क्या करेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेंगे, ई बराबर के एक्स है। तो अब आपको क्लियर हो पाया होगा कि सेल का विद्युत वाहक बल हमें, और ओपन सर्किट होता है, खुला परिपथ होता है, और ये वोल्ट मीटर से इसीलिए अधिक श्रेष्ठ होता है क्योंकि जब ये धारा नहीं ले रहा होता तो खुला परिपथ होगा तो ये एक्यूरेट नापेगा, यथार्थपूर्ण नापेगा, उसके एक्यूरेट मान को बताएगा, क्योंकि जो है
है, जब हम वोल्ट मीटर की बात कर रहे थे तो वोल्ट मीटर जब हम लगाते हैं किसी परिपथ में, कहीं पे भी हम टर्मिनल में कहीं पर लगाएंगे वोल्ट मीटर, तो वो भी धारा लेता है और उसका अपना भी प्रतिरोध होता है, तो उसमें विभव पतन हो जाता है। तो उसमें जो विभव पतन होता है उसकी वजह से जो है वोल्टता का एक्यूरेट मान नहीं नाप पाता वोल्ट मीटर। लेकिन विभव मापी एक्यूरेट मान यानी यथार्थ उपकरण इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये वाला परिपथ खुला परिपथ है, इस समय जो है इसमें कोई धारा नहीं ले रहा है, लेकिन तब भी ये जो है उस विद्युत भाग बल को नाप रहा है, इसलिए ये यथार्थ उपकरण है और एक्यूरेसी एक्यूरेट नापता है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन छोटा सा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि विभव मापी की सुग्राह्यता किसे कहते हैं। विभव मापी की सुग्राह्यता से आपका क्या तात्पर्य है? तो विभव मापी की सुग्राह्यता, आपको ध्यान रखना है कि विभव मापी की सुग्राह्यता अगर विभव प्रवणता कम है तो वो जो है क्या होता है, अधिक सुग्राही होता है विभव मापी। आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो विभव प्रवणता है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तो विभव प्रवणता कम होगी, के का मान कम होगा, तो ये अधिक सुग्राही होगा, इसको आपने ध्यान रखना है। के का मान कब कम होगा, जैसे आपने बताना है के बराबर वी अपॉन एल से। तो जो है विभवांतर पे तो हमारा जो है इसमें हम क्या करेंगे, वी को तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, एल का मान क्या कर लेंगे, अधिक कर लेंगे। तो एल का मान अगर हमने अधिक कर लिया तो के का मान क्या हो जाएगा, स्वतः ही कम हो जाएगा। तो एल का मान अधिक करने के लिए तार हम इसमें क्या लेते हैं, लंबा लेते हैं। जैसे मीटर सेतु में तो 1 मीटर लंबा तार लेते हैं, लेकिन इसमें हम लंबा तार लेते हैं। तो आपकी जो प्रयोगशाला में आपने विभव मापी देखे होंगे उसमें इस तरीके की संरचना होती है, तो वहां पर लगभग 4 मीटर लंबा तार लिया जाता है। तो वहां पर हमारे पास इस तरीके की जो संरचना होती है, यहाँ पर हमारे पास ए पॉइंट होगा, यहाँ पर हमारे पास बी पॉइंट होगा। तो ये तार जो है इस तरीके से 1 मीटर इधर की तरफ हो गया, फिर 1 मीटर वापस हो गया, फिर 1 मीटर इधर की तरफ हो गया, फिर 1 मीटर। तो यहाँ पे लंबा तार लेने का कारण क्या आपको पूछा जाए कि लंबा तार क्यों लिया जाता है विभव मापी में। तो विभव मापी में एल का मान अधिक करने के लिए ही लंबा तार लिया जाता है। एल का मान अधिक होगा तो के का मान स्वतः ही क्या होगा, कम होगा। के का मान कम होगा तो इसका मान क्या होगा, विभव मापी अधिक सुग्राही होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो पाया होगा। अगला इसमें हमारे पास जो हम बता रहे थे कि विभव मापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको जो है अलग से 5 नंबर के क्वेश्चन में इसके साथ ये जोड़ देता है, विभव मापी क्या है, विभव मापी का सिद्धांत और उसकी सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। प्राइमरी सेल हमारे पास या लेखलांसी सेल भी आ जाता है, तो लेखलांसी सेल भी हमारे पास जो होता है प्राथमिक सेल होता है। तो जिस सेल का हमें जो है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो उसको हमने जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस जो संयोजन है हमारे पास, इस डायग्राम को आपने इस तरीके से बनाना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो मैं बैटरी B1 बता रहा था, संचायक बैटरी B1, और आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे ए बी जो तार ले रखा हो, 4 मीटर लंबा तार इस तरीके से घुमा के देख लोगे आप, ए बी तार लिया हुआ है और यहाँ पर ये धारा नियंत्रक है। ये वाली संरचना हमारी सेम जो है विभव मापी की है, लेकिन यहाँ पर हमने अलग से जो जोड़ा है वो क्या किया है, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। हमने जो देखो सेल हमने जोड़ा था, वो सेल हमने कहाँ पे जोड़ना है, ए पॉइंट पर हमने जोड़ना है सेल का पॉजिटिव। तो सेल का जो पॉजिटिव हमने जोड़ना है, वो जो हमने जोड़ना है सेल का पॉजिटिव, वो जोड़ना है पॉइंट ए से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेल का पॉजिटिव हमने जोड़ा है किससे, पॉइंट ए से। और सेल का नेगेटिव हमने जो है इसके जो है समांतर क्रम में आपने जो है एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देना है, और यहाँ पर हमने जो है एक जो है कुंजी K2 लगा देनी है, और यहाँ पर एक कुंजी हमारे पास K1 यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर हमने जो है धारा मापी लगा देना है, गैल्वेनोमीटर जो धारा को। और ये यहाँ पर एक शंट होता है जो है क्या करता है, इसको जो है जो विक्षेप को जो है संतुलित करने के काम आता है। अगर ज्यादा धारा प्रवाहित होगी तो उसके खराब होने की संभावना रहती है, तो शंट इसको जो है क्या करता है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है ताकि इसका प्रतिरोध क्या हो जाए, कम हो जाए। तो प्रतिरोध कम होगा तो ये अधिक से अधिक जो है धारा को संशोधित कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है शंट लगाया जाता है। तो ये जो है इस तरीके से हमारे पास ये डायग्राम आपको पहले समझना है कि किस तरीके से आपने पेपर में बनाना है। तो ये डायग्राम हमारे पास है, ये इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर हमारे पास एक इसको हमने जॉकी दिखा रखा है, ये जो शंट से धारा मापी से होते हुए जॉकी लगा रखा है, जॉकी से हमने इसको इन तारों पे हमने स्पर्श करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पर आप देखोगे जो ए से करंट प्रवाहित हो रही है और बी से की ओर जा रही है, और फिर बी से होते हुए धारा नियंत्रक से होते हुए बैटरी B1 के नेगेटिव में आ रही है। तो इस तरीके से इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का एक जो चित्र है, उसका संरचना आपको पूछा जाएगा तो आपने इस तरीके से निकालना है। लेकिन यहाँ पर आपने जो एक सेल लिया, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पर इस सेल का क्या होता है, अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है, जिसको हम स्मॉल r से दिखाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो घोल होता है, घोल जो है आंतरिक प्रतिरोध जो उसमें बाधा उत्पन्न करता है धारा के मार्ग में, उसी को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है r, स्मॉल r से, और जो बाह्य जो प्रतिरोध बॉक्स है उसमें हम उसको दिखाते हैं कैपिटल R से। तो यहाँ तक आप लोगों को ये क्लियर हो पा रहा होगा इस डायग्राम से। और हमें इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है जो
ये सेल का विद्युत भाग बल ई है और हमें जो है इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो परिपथ में जो धारा में मिलेगी, परिपथ में हम धारा देख लें। परिपथ में जो धारा होगी आई बराबर हो जाएगी ई अपॉन आर प्लस आर। यह आपने ध्यान रखना कि जो परिपथ से जो धारा होगी वो परिपथ से जो धारा में प्राप्त हो जाएगी ई आई बराबर क्या हो जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर। आर जो है क्या है बाह्य प्रतिरोध है और आर क्या है स्मॉल आर। इससे जो सेल से हमें जो धारा मिली होगी आपने इसको ध्यान रखना है। पहली बार में सोडियम कुंजी K1 को बंद करेंगे और K2 को खुला रखेंगे। K1 को बंद करेंगे और K2 को खुला रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास धारा प्रवाहित होगी और उस धारा का जो मान हो जाएगा परिपथ में धारा आई बराबर क्या हो जाएगी ई अपॉन आर प्लस आर, क्योंकि सेल का विद्युत भाग बल ई है। और हमारे पास देखिए हमारे पास जो है ये श्रेणी क्रम में हमारे पास ये करंट इस तरीके से जा रही है। तो श्रेणी क्रम में इसके जो है प्रतिरोध दो प्रतिरोध हैं, एक बाह्य प्रतिरोध आर है और एक आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। तो ये दोनों ही जुड़ जाएंगे आर प्लस आर। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है सेल का हमने जो है आंतरिक प्रतिरोध के बारे में हमने बताया था कि जो है ई, यहाँ पर आप देखें ई बराबर जो हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा आई इंटू आर प्लस आर। तो यहाँ पर हमारे पास ये ई बराबर आया है, इसको हम जो है इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है और जो हम देखें कि इसमें जो विभवांतर हो जाएगा, जो इसमें हमारे पास विभवांतर हो जाएगा विभवांतर भी बराबर आई आर। तो ये जो हमने प्रतिरोध बॉक्स हमने आर प्रतिरोध लगा रखा है यहाँ पे, तो उसमें जो विभवांतर हो जाएगा उन सिरों के बीच वो कितना हो जाएगा बी बराबर आई आर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको हम समीकरण 2 कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 का आप भाग करेंगे ई अपॉन भी बराबर हो जाएगा आर प्लस आर इंटू आई ऐसे रहेगा और अपॉन में आई आर आपने करना है, आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई अपॉन वी बराबर आर प्लस आर अपॉन आर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे आर और आर को जो है अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका बचेगा ई अपॉन वी बराबर आपने जो है समीकरण को भाग दिया तो यहाँ पे आई से आई कैंसिल हो जाएगा, आर प्लस आर अपॉन आर, आर अपॉन आर, आर आर का अलग से अलग करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे आर अपॉन आर का हमने अलग से डिवाइड किया और आर का इसके साथ किया, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन आर। तो आर अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा ई अपॉन वी माइनस 1, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो इसके बाद हम देख लें स्मॉल आर, यही हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो ये कैपिटल आर जाएगा उधर की तरफ और ये हो जाएगा ई अपॉन वी माइनस 1। तो ये जो आंतरिक प्रतिरोध का जो सूत्र आएगा यहाँ तक आएगा। यहाँ पर हमारे पास जो हम बताएंगे जो हम कह रहे थे धारा मापी में हमने जो है क्या करना है, जब हमने जे पर स्पर्श कराया, यहाँ पर हम जॉकी को स्पर्श कराते हैं, इस पॉइंट पर हमने स्पर्श कराया है तो धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं नल पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारे पास नल पॉइंट यानी शून्य विक्षेप की स्थिति कहलाती है। तो उस समय जो है क्या होता है ई जब हमने बताया तो ई जो हमारे पास होगा हमने जो है क्या निकालना ई बराबर जो है पहली बार हमने जो है क्या किया जब हमने सेल से धारा ले रहे हैं तो उस समय माना यहाँ पर टच कराने पर शून्य हो रहा था तो वो वाली डिस्टेंस माना L1 है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा KL1, x1 भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। और दूसरी बार जब हमने बैटरी हमने क्या निकाला प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध निकाल दिया तब हमारे पास विभवांतर भी हो जाएगा। तब हमारे पास उसका जो धारा यहाँ पे हम देखेंगे अब की बार जो है माना जो कि कितनी दूरी पर आ रहा है L2 पे आ रहा है तो V बराबर किसको हो जाएगा KL2। तो हमने शून्य विक्षेप की स्थिति दोनों बार देखनी है। जब हमने पहले सेल से जब धारा ली हमने प्रतिरोध बॉक्स से कोई प्रतिरोध नहीं निकाला था तो हमारे पास जो विक्षेप की स्थिति आई वो L1 पे आई। L1 पे हमने जब तार को टच करा तो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आया तो ए जे के बीच का जो विभवांतर विद्युत भाग बल क्या होगा विभवांतर के बराबर हो जाएगा। ई बराबर किसके हो जाएगा KL1 हो जाएगा। और जब हमने प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध निकाल दिया तब विभवांतर भी हो जाएगा। तब भी बराबर माना जो है अब स्थिति बदल जाएगी उसकी, वहीं पे नहीं आएगा L1 पे नहीं आएगा शून्य विक्षेप की स्थिति। अब की बार L2 दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति आती है तब V बराबर क्या हो जाएगा KL2 हो जाएगा। तब आप यहाँ पे एक मान और रख लेंगे तो यहाँ से आपका जो है KL1 अपॉन KL2, KL1 अपॉन KL2 माइनस 1, K से K कैंसिल हो जाएगा तो R बराबर आ जाएगा कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। और ये L1 L2 के मान आपको पता ही है, शून्य विक्षेप की स्थिति आप निकाल लेंगे। पहली स्थिति में L1 का मान भी आपको पता है, L2 का मान भी पता है और प्रतिरोध बॉक्स से आपने कितना प्रतिरोध निकाला वो भी ज्ञात है। तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़ा सा टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए। इसमें कुछ और क्वेश्चन भी मिले हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा सा इसको हमने ज़्यादा डीपली से बढ़ाया और थोड़ा समय ज़्यादा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम दूसरे टॉपिक क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।